मेरी बीवी गांव में दाई का काम करती थी। मोहल्ले से और इर्द गिर्द से लोग इसके पास केस के लिए आते थे। मेरी बीवी के इस काम से ही हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मगर एक दिन अचानक मुझ पर एक होलनाक इंकशाफ हुआ कि मेरी बीवी के ताल्लुकात तो हम अक्सर सुना करते थे कि पैसे में बहुत ताकत होती है, इतनी कि इंसान को इसके ईमान से फेर सकता है। ऐसे ही एक सच्ची कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये कहानी बशीर और इसकी बीवी जरीना की है। इन दोनों का ताल्लुक सखर के एक गाँव से था। बशीर एक मेहनती इंसान था, दिन भर मेहनत मजदूरी किया करता था। गाँव में कोई मेहनत मजदूरी का काम मिलता वो भी कर लिया करता, या फिर अपनी रेडी पर शहर का रुख करता और वहां जाकर चाय सब्जी मंडी में या अनाज मंडी में कोई भी काम मिलता तो बशीर कर लिया करता था। और यूं बशीर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। मगर ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटने के लिए बशीर अकेला नहीं था। बशीर की बीवी भी इसका साथ दे रही थी। बशीर की बीवी दाई का काम किया करती थी। असल में बशीर की सास ये काम करती थी और अपनी सास से ही उसकी बीवी ने भी ये काम सीख रखा था। बशीर और जरीना के 3 बच्चे थे। बड़े 2 लड़के थे और तीसरे नंबर पर बेटी थी। तीनों बच्चे गाँव में स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहे थे। ज़िंदगी एक देहाती घराने की तरह गुजर रही थी। इस खानदान की ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं थी। जो मिल जाता है सब्र शुक्र करके इस पर गुजारा कर लिया करते थे, इसलिए पैसे की दौड़ में शामिल भी नहीं थे। मगर फिर अचानक एक ऐसा दिन तुलू हुआ जो बाकी दिनों से मुख्तलिफ था। इस दिन जब सुबह के वक्त बशीर की बीवी की आँख खुली, इसने बच्चों को नाश्ता बना कर दिया। बच्चों ने नाश्ता किया, स्कूल के लिए तैयार हुए और स्कूल का रुख किया। मगर बशीर कब से ऊंधे मुँह चारपाई पर लेटा हुआ था। बशीर की बीवी चूल्हे के पास बैठी मुसलसल ऊंची आवाज़ में बड़बड़ा रही थी और वहीं बैठे बैठे बशीर को आवाज़ें दे रही थी कि उठ जाओ, अब तुम भी कब तक सोते रहोगे? क्या तुमने आज काम पर नहीं जाना? क्या आज सारा दिन सोने का इरादा है? काफ़ी देर तक वहीं बैठकर बड़बड़ करने के बाद आखिर वो उठी और बशीर की चारपाई के पास आई। शोहर को बाजू से पकड़कर हिलाया और ये देखकर हैरान रह गई कि इसका शोहर बुरी तरह बुखार में तप रहा है। शोहर की यह हालत देखकर इसने फ़ौरन अपने दिल पे हाथ रखा और कहने लगी, आय हाय, मैं भी कितना बेवकूफ़ औरत हूँ। फ़ौरन बशीर को सीधा किया, इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखीं और ख़ुद भागकर गाँव के हकीम के पास गई। बुखार की दवा पकड़ लाई, बशीर को दवा दी और इसके लिए दड़िया भी चढ़ा दिया। जरीना का काम कुछ बढ़ गया था, बच्चों को देखना, घर के काम काज और ऊपर से शोहर बीमार होकर चारपाई पर जा पड़ा था। जरीना जी जान से शोहर की खिदमत कर रही थी, इसकी आवभगत कर रही थी और इसे मुसलसल गांव के हकीम से दवा भी लाकर खिला रही थी, इसी उम्मीद पर कि जल्दी बशीर ठीक होगा और दोबारा से वो काम काज पर जाने लगेगा। मगर 2 दिन 4 दिन और फिर हफ्ता गुजर गया। बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हकीम की दवा खाने के बाद बुखार हल्का होता, बशीर उठकर चलने फिरने की कोशिश करता तो बुखार फिर से आ लेता। आखिरकार 10 दिन बाद जरीना फिर से गांव के हकीम के पास गई और इसने हकीम साहब को बताया कि बशीर का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। दवा खाने से हल्का ज़रूर हो जाता है मगर जान नहीं छोड़ रहा। जरीना की बात सुनकर हकीम साहब के चेहरे पर तफक्कर की लकीरें उभरी और वो कहने लगे, जरीना, ये बात तो परेशानी की है। बुखार तो उतरना चाहिए था। अगर बुखार नहीं उतर रहा तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, अपने शोहर को शहर ले जाके किसी अच्छे डॉक्टर के पास चेक करवा लो। हकीम साहब की बात सुनकर जरीना दहल गई, कहने लगी, लो भला ये क्या बात कर दी आपने हकीम साहब? अच्छे डॉक्टर की फ़ीस पता है कितनी होगी? और हम ठहरे गरीब लोग। साहब ने जरीना को समझाया और कहने लगे, देखो जरीना बीबी, ये सेहत का मामला है। अगर अच्छे डॉक्टर के पास नहीं तो कम से कम शोहर को शहर तो ले जाओ और सरकारी अस्पताल में चेक करवा लो। वहाँ के डॉक्टर्स कुछ टेस्ट लिख देंगे और करवाना तो पता चलेगा कि बशीर का बुखार क्यों नहीं उतर रहा। जरीना की समझ में हकीम साहब की बात आ गई थी। परेशानी की हालत में घर वापस लौटी। बशीर ने बीवी को परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है जरीना? जरीना ने सारी बात सुनाई कि हकीम साहब ऐसा कह रहे हैं। ये बात सुनकर बशीर भी परेशान हो गया, लेकिन बहरहाल दोनों मियाँ बीवी ने अगले दिन ही शहर जाने की ठानी। अगले दिन सुबह ही सुबह बच्चों को स्कूल रवाना करने के बाद दोनों मियाँ बीवी अपनी गधा रेडी पर बैठे और शहर का रुख किया। और फिर वही हुआ जो हकीम साहब ने किया था। डॉक्टर ने बशीर को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट की रिपोर्ट आई तो इंकशाफ हुआ कि बशीर को टीबी का मर्ज ने दबोच रखा है। दोनों मियाँ बीवी ये सुनकर परेशान हो गए, मगर डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा कि टीबी का मर्ज जानलेवा नहीं है। 9 माह तक मुसलसल दवा खानी पड़ेगी और दवा भी आपको सरकारी अस्पताल में मिल जाएगी।
लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खुराक और बशीर के आराम का ख्याल रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह 1 साल बाद बशीर इस बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। दोनों मियाँ बीवी कुछ उम्मीद और खौफ के साथ लिए शहर से घर वापस लौट आए। इस दिन के बाद बशीर चारपाई पर बैठ गया। जरीना ने पूरी कोशिश की कि डॉक्टर की हिदायत पर अमल कर सके, लेकिन अच्छे खाने पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। रूखी सूखी खाकर वो गुजारा कर रहे थे। हाँ, बशीर आराम करता, अगर ज़रा सा काम करने की कोशिश करता तो फिर बशीर को बुखार आ लेता। बशीर का काम काज बंद हो चुका था। घर में फाकों की नौबत आने लगी, तो इस दौरान जरीना ने अपने कामों को तेज़ करने की कोशिश की। 2 दिन अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द लोगों के पास चक्कर लगाती और ताल्लुकात को फिर से बहाल कर रही थी। जो काम पहले वो कभी कभार किया करती थी, अब इसने इसी काम को पेशे के तौर पर अपनाने का सोच लिया। काम का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने बरकत भी डाल दी। गांव से और इर्द गिर्द से कहीं भी डिलीवरी का भी केस होता तो लोग जरीना को लेने आ पहुँचते। आहिस्ता आहिस्ता जरीना का काम चलने लगा था। ज़िंदगी की गाड़ी एक बार फिर से रवां दवां हो गई थी। बशीर को बिस्तर पर बैठे 6 माह का अरसा गुजर गया और इस 6 माह में जरीना का काम अच्छा भला चल निकला था। जरीना ज़्यादातर घर से बाहर रहती थी। बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। बशीर घर की देखभाल करता और जरीना घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए मेहनत कर रही थी। जैसे जैसे जरीना के काम में तेज़ी आती जा रही थी, घर के हालात भी बेहतर हो रहे थे। अब तो जरीना का हाथ पहले से काफ़ी खुला था। कभी कभार तो बशीर को हैरत होती, ये काम इतना चलने लगा है कि जरीना ने सारे घर का बोझ भी उठा लिया। न सिर्फ बोझ उठा लिया था, बल्कि इसका हाथ अच्छा खासा खुला था। ऐसी आशाइश तो तब भी नहीं थी जब बशीर साथ कमा कर लाता था। अब जब ये जरीना अकेली कमा रही थी और अब कमाई में इतनी बरकत थी, अगर कभी बशीर इस बात का जिक्र जरीना के सामने करता तो जरीना फ़ौरन मुस्कुरा के कहती, महंगाई भी तो देखो कितनी है, एक केस का 10,000 लेती हूँ। बशीर जरीना की बात सुनकर खामोश रहता। इसी तरह तकरीबन साल 1.5 साल गुजर चुका था। बशीर बदस्तूर टीबी की दवा खा रहा था। 9 माह का कोर्स मुकम्मल करने के बाद जरीना ने बशीर को दोबारा से डॉक्टर के पास चेकअप करवाया तो पता चला कि टीबी ने बशीर के फेफड़े मुकम्मल तौर पर खा लिए हैं और अब टीबी बशीर की हड्डियों तक पहुंच चुकी है। जैसे ही बशीर दवा बंद करता, बुखार फिर से आ लेता। खैर, इसी तरह वक्त धीरे धीरे से गुजर रहा था। एक दिन जरीना घर वापस आई तो वो बहुत खुश थी। इसने अचानक बशीर से एक ऐसी फरमाइश की जिसे सुनकर बशीर कुछ देर के लिए तो हक्का बक्का रह गया। जरीना कहने लगी, बशीर, हम ये घर किराए पर देकर खुद शहर शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी एक जानने वाली है, इसने बताया है कि यह काम शहर में बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि शहर में डॉक्टर महंगे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर यही केस के 50-50 हज़ार में भी कर रहे हैं। अगर मैं शहर में ये केस 20-25 हज़ार में भी करूं तो सोचो मैं कितना कमा लूँगी। इसलिए हम ये मकान किराए पर दे के खुद शहर चले जाते हैं। जरीना की ये फरमाइश सुनकर बशीर सच्चो पंच का शिकार हो गया। पहले तो इसने जरीना को टालने की कोशिश की और कहा, जरीना, अच्छा भला तो हम गुजारा कर रहे हैं, बल्कि सच कहूँ तो पहले से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अच्छा भला हमारा ठिकाना है, इसको बेचकर शहर जाना अनजान जगह लोग में तो कहता हूँ छोड़ो, रहने दो, यहाँ रहते हैं अपने लोगों के दरमियान। बशीर का इतना कहना था कि जरीना ने भपर गई और कहने लगी, लो भला अपने लोगों का अचार डालना है। जब मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने कितने अपने लोग तुम्हारे काम आए थे। जरीना की इस बात ने बशीर को चुप करवा दिया और इसने चुपचाप जरीना की बात मान ली। फिर चंद ही महीनों के दौरान इन्होंने अपना मकाम किराए पे दिया, ज़रूरी चीज़ें समेटी और शहर का रुख किया। शहर में जरीना ने पहले से एक मकान देख रखा था। 2 कमरे का छोटा सा मकान था, किराया भी मुनासिब था। जरीना बहुत खुश थी, बच्चे भी बहुत खुश थे। नई जगह थी और फिर शहर था, यहाँ पे ज़िंदगी अच्छा ढंग से गुजर सकती थी। ज़्यादा अच्छे स्कूल थे, पार्क थे, बच्चे तो बहुत खुश थे। जरीना ने करीब के स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवा दिया था और ख़ुद अपने काम के लिए हाथ पैर मारने लगी थी। इसकी जानने वाली एक दाई यहाँ शहर में काम किया करती थी। इसके दोस्त से जल्द ही जरीना को भी काम मिलने लगा। अब तो जरीना ने अपने पास एक फ़ोन भी रख लिया था। अगर कभी घड़ी भर को जरीना घर पे होती तो इसी दौरान भी बार बार इसका फ़ोन बजता रहता। एक कॉल बंद होती तो दूसरे आने लगती, दूसरी बंद होती तो तीसरी आने लगती। बशीर ये देखकर हैरान रहता है कि जरीना का काम इतना चलने लगा है, वो तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। बशीर के
लिए तो इसके पास वक्त ही नहीं था। बशीर सारा दिन घर में अकेला पड़ा रहता। जरीना ने अपने कामकाज के लिए एक मुलाजमा रख ली जो घर की सफाई करती, खाना बनाती और कपड़े तक धो दिया करती थी। खुद जरीना सुबह को गई, शाम को आया करती थी। घर में अकेले पड़े बशीर उकता जाया करता था, मगर किसी के पास इसके लिए दो वक्त नहीं था। बच्चे स्कूल से आते ट्यूशन चले जाते, ट्यूशन से आते तो कारी साहब से पढ़ने के लिए चले जाते थे, वहाँ से आते तो टीवी लगाकर बैठ जाते या फिर मोबाइल हाथों में पकड़कर इसमें मगन हो जाते। और जरीना घर में होती तो फ़ोन पे फ़ोन आते रहते, जरीना बातों में मसरूफ़ रहती। अब तो जरीना ने अपने साथ काम करने के लिए एक नर्स भी रख ली थी। बशीर कभी कभार हैरान होता कि शहर में जरीना को आते ही इतना काम मिलने लग गया है। कभी कभार तो इसने जरीना पे शक होने लगता था, या फिर इसी शख्स ने धीरे धीरे बशीर के दिलो दिमाग में जगह बनानी शुरू कर दी। जब शक बढ़ा तो बशीर ने जरीना पर नज़र रखने का इरादा किया। पहले बशीर रात को चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाया करता था। इसने कभी जरीना का इंतज़ार किया ही नहीं था, ना ही कभी इसकी खबर रखने की कोशिश की थी। मगर अब चंद दिन से बशीर रात भर जागता रहता था और जरीना के फ़ोन पर की जाने वाली सारी गुफ्तगू सुनता था। मगर ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद बशीर मज़ीद उलझन का शिकार हो चुका था, क्योंकि फ़ोन पर की जाने वाली ये गुफ्तगू अजीब सी थी। एक रोज़ जरीना किसी से कह रही थी कि देखो भाई, मुझे तो हर लड़की में कमीशन चाहिए, हर लड़की के पैसे मैं अलग से लूँगी। तुम लोग अपना काम कर रहे हो, अपना कमा रहे हो, मुझे तो अपना काम करने दो। ये अजीब ज़ोर मैनी सी गुफ्तगू थी, जिसे सुनकर मज़ीद बशीर उलझन का शिकार हो चुका था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये किन लड़कियों की बात हो रही है, किस कमीशन की बात कर रही है जरीना। पहले तो बशीर ने सोचा क्यों न जरीना के सामने दो टोकनदाज में बात की जाए, इससे पूछ लिया जाए कि ये क्या हो रहा है। फिर खुद ही बशीर ने ये इरादा मुलतवी कर दिया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि अव्वल तो जरीना के पास वक्त नहीं होगा कि वो बशीर के पास 2 घड़ी बैठे, और अगर बशीर ने इसकी ये बात पूछ भी ली तो इसे 100% यकीन था कि जरीना कभी भी इसे सच नहीं बताएगी और मुकम्मल बात तो बताएगी ही नहीं। अगर जरीना कोई गड़बड़ कर रही है तो यकीनन इस बात को छुपा कर रखेगी। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ये सोचते हुए बशीर ने जरीना का पीछा करने की ठानी और अगले रोज़ ही इस पर अमल भी शुरू कर दिया। जैसे ही जरीना घर से बाहर निकली, बच्चे तो पहले ही जा चुके थे। बशीर ने फ़ौरन ताला उठाया, बाहर के दरवाजे को लगाया और चुपचाप जरीना का पीछा करने लगा। जरीना का पीछा करने के लिए इसने पहले एक रिक्शे वाले को कह रखा था, जो गली में पहले से तैयार खड़ा था। जैसे ही जरीना घर से बाहर निकली, बशीर भी रिक्शे में बैठा और जरीना के पीछे पीछे जाने लगा। जरीना अब गाड़ी में जाया करती थी। ये गाड़ी किसकी थी पूछने पर जरीना हमेशा बशीर को ये बताती थी कि जो लोग केस करवाते हैं वहीं गाड़ी भी बेचते हैं। दाई को घर से ले जाने और छोड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इस वक्त तो बशीर ने चुपचाप जरीना की बात पर यकीन कर लिया था, मगर अब बशीर को इस बात में भी कोई गड़बड़ नज़र आ रही थी। रिक्शा महतात रफ्तार में गाड़ी के पीछे सफ़र जारी रखे हुए था और फिर गाड़ी एक ऐसी जगह पर जाकर रुकी जिसे देखकर कुछ लम्हे तो बशीर दंग रह गया। रिक्शे वाले को किराया देकर बशीर नीचे उतर आया और एक दीवार की ओट में खड़ा हो गया। जरीना अपनी नर्स के साथ गाड़ी से निकली और अंदर की तरफ चली गई। ये एक कोठा था तवाइफों का। बशीर की आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जरीना ये क्या कर रही है। अब बशीर को कुछ कुछ कहानी समझ आ रही थी। अब इसे सारी बात का अंदाज़ा हुआ कि जरीना का हाथ इतना खुला क्यों था, जरीना ने गाँव से शहर आने की क्यों ठानी थी और जरीना सारा दिन किन कामों में मसरूफ़ रहती थी। बशीर वहीं खड़ा ताज्जुब से सर हिलाता रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी बीवी किस कदर घिनौनी हरकत भी कर सकती है। और फिर वो आधा घंटा तकरीबन इसी जगह पर चुपचाप खड़ा रहा। आधे घंटे के बाद जरीना को इस कोठे से बाहर निकली, एक बार फिर से गाड़ी में बैठी और किसी और जानिब रवाना हो गई। बशीर बहुत बदल चुका था। इसने रिक्शा लिया और घर आ गया, मगर इसने जरीना से अब 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया था। इसी रात जब जरीना घर वापस आई तो बशीर ने इससे साफ अल्फाज में पूछ लिया कि तुम ताइफों के कोठे पर क्या करने जाती हो। कुछ देर के लिए जरीना के चेहरे पर एक साया लहराया, फिर वह तूक निकलने लगी कि मेरा काम है, मेरे काम करती जाती हूँ। बशीर ने तीखी नज़रों से बीवी को घूरा और
कहने लगा, ताइफों पे कोठे पे तुम्हारा क्या काम? जरीना ने मध्यम सी आवाज़ में कहा, मैं दाई हूँ, बच्चे पैदा करवाना या हमल ज़ाया करवाना मेरा काम है, मैं कोठे पे इसी काम के लिए जाती हूँ। बशीर ने दुख भरी आवाज़ में कहा, कोठे पर रोज़ाना बच्चे पैदा नहीं होते, इसका मतलब है तुम वहाँ पे हमल गिराने जाती हो। जरीना ने चुपचाप इस बात में सर हिला दिया। बशीर ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा जरीना, तुम इतनी घटिया हरकत भी कर सकती हो। जरीना ने हैरत से बशीर की तरफ देखा और कहने लगी, इसमें घटियापन क्या है? और मैं सिर्फ़ एक कोठे पे नहीं जाती बल्कि बहुत से कोठियों पे जाती हूँ। जो लड़कियाँ वहाँ हामला हो जाती है मैं इनके हमल गिराती हूँ और इनसे पैसे लेती हूँ बस। बशीर ने आंखों में आंसू लिए जरीना की तरफ देखा और कहने लगा, बस तुमने कितनी आसानी से ये कह दिया, बस ये जानते हुए कि तुम कितना बड़ा गुनाह का काम कर रही हो। जरीना ने भी तेज़ आवाज़ में जवाब दिया और कहने लगी कि इसमें गुनाह क्या है? मैं इनको मजबूर नहीं करती हमल गिराने के लिए, वो लोग अपनी मर्ज़ी से हमल गिराते हैं, तो मैं सिर्फ अपना काम करके इससे पैसे लेती हूँ। बशीर ने ताज्जुब में सर हिलाया और कहने लगा, तुम जितनी मर्ज़ी दलीलें पेश कर लो, लेकिन जो काम गलत है वो गलत ही रहेगा। तुम गुनाह कर रही हो और दुख तो मुझे इस बात पे है कि तुम हम सबको हराम के नवाले भी खिला रही थी। जरीना ने निगाहें चुराते हुए कहा, तो मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही कर रही हूँ, ये आराम, ये आराइशें, ये सब कुछ इसी वजह से तो है। बशीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम हमें आशाइशें चाहिए? हम तो रूखी सोखी खा के भी गुजारा कर रहे थे, ये आशाइश भी तुम्हारी अपनी चुनी हुई हैं। मैं साफ अल्फाज में बता रहा हूँ कि हमें ये सीन नहीं चाहिए, हमें हराम का नवाला नहीं चाहिए। जरीना का पोल खुल चुका था, घर की फ़िज़ा में कशीदा हो चुकी थी, दोनों मियाँ बीवी में एक दुखी सी दीवार खड़ी हो गई थी। अगले 2 दिन तक जरीना काम पर नहीं गई, दोनों अपनी जगह खामोश थे और फिर आखिरकार जरीना ने बशीर से कहा कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकती, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मुझे खुद इन आशाइशों की आदत हो चुकी है। बशीर कुछ देर खाली निगाहों से इसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, ये तुम काम नहीं छोड़ दी तो मुझे छोड़ दो। जरीना ने एक पल के लिए इसकी तरफ देखा और कहने लगी, ठीक है, तुम जा सकते हो। इस दिन इस घर से बशीर खामोशी से अपने चंद कपड़े बैग में डालकर निकल गया और वापस अपने गांव चला गया। इस दिन इंसान ने एक बार फिर से साबित किया कि बेशक वो नाशुक्रा और बेसब्रा है और अल्लाह ताला की बात हक सच है। अगर इसके लिए सोने की एक वादी पैदा की जाए तो ये कहेगा कि एक मज़ीद हो। लालच, हवस इंसान की आंखों पर ऐसी ही पट्टी बांध देती है जैसे इस वक्त जरीना की आंखों पर बंधी हुई थी। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।